नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वैगनर जर्मनी का जलवायु विज्ञान वेत्ता, ठीक है, वनस्पति वेत्ता विद्वान था। 1912 में अपना सिद्धांत दिया, 15 और 20 में परिमार्जन किया। उस समय ये विश्व के समक्ष नहीं आया था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध था, लेकिन 24 में जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो ये विश्व के सामने आया और विवादों की आलोचनाओं का कारण बना। कारण था कि इसका जो उद्देश्य था वो था जलवायु कटिबंधों की व्याख्या करना। इनका मानना था या तो स्थलखंड स्थिर रहे हैं और जलवायु के कटिबंध परिवर्तनशील रहे हैं, या जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और स्थलखंड परिवर्तनशील रहे हैं। तो इन्होंने दूसरी मान्यता ली कि जलवायु के कटिबंध तो स्थिर रहे हैं और स्थलखंड परिवर्तनशील रहे हैं, जिसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो इसके आधार पर इन्होंने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति है, वलित पर्वतों का निर्माण है, समुद्री द्वीपचापों की उत्पत्ति है, इनको समझाने का प्रयास किया। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया, इसको भी समझाने का। सबसे पहले हमने इसमें सिद्धांत का प्रधान रूप देखा, जिसमें इन्होंने सबसे पहले संपूर्ण स्थलखंडों को पेंजिया माना, चारों तरफ पैंथलोसा, उत्तर का भाग लारेशिया, दक्षिण का भाग गोंडवाना। उत्तर के भाग का विभाजन हुआ जिससे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका बने। दक्षिण के भाग का जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि का निर्माण हुआ। उसके बाद कुछ शक्तियों के कारण ये स्थलखंड है वो स्थानांतरित हुए। तो इन्होंने दो प्रकार के बल या शक्तियों को इसके लिए उत्तरदायी माना, जिसमें पहला बल था गुरुत्व विभेदक बल या प्लवनशीलता का बल, और दूसरा था ज्वारीय बल, जो कि सूर्य और चंद्रमा के कारण आकर्षण शक्ति या गुरुत्व शक्ति के कारण उत्पन्न हुआ था। इसके बाद आपने देखा ध्रुवों का उत्क्रमण और भूमध्य रेखा की परिवर्तित स्थितियाँ, उसको पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा था सिद्धांत का जो वास्तविक प्रवाह है महाद्वीपों को, उसको बारे में देखा कि जिसके अंतर्गत कि भाई अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गए तो अटलांटिक महासागर बना। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ, हिंद महासागर बना। उत्तरी ध्रुव से सारे स्थलखंड प्रवाहित हुए तो उत्तरी ध्रुव महासागर का निर्माण हुआ। चारों तरफ से दबाव के कारण प्रशांत महासागर निर्मित हुआ। तो इसको विभिन्न डायग्राम के द्वारा इन्होंने समझाने का प्रयास किया। इसी के संदर्भ में हम आज आगे चलेंगे और आज पढ़ेंगे कि वैगनर ने किस प्रकार वलित पर्वतों की उत्पत्ति है उसको अपने विस्थापन सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया है। देखिए, वैगनर का मानना था कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए थे तो सीमा के द्वारा, इसका मानना था स्वेस की तरह इन्होंने भी माना था कि सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, देखो कि सीमा के द्वारा बाधा उत्पन्न की गई। उस बाधा उत्पन्न करने के कारण महाद्वीपों के जो पश्चिमी किनारे हैं उन पर वलन पड़ा और उस वलन के कारण आपके रॉकीज और एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये इन्होंने एक तरफ तो कहा था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि सीमा के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। तो ये एक दूसरे के तथ्य हैं वो विरोधी हैं, तो विरोधाभास इनमें दिखता है। तो यहाँ पर जाकर वैगनर की कुछ आलोचनाएं हैं वो की गई थी। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि यूरोप है, अफ्रीका है और प्रायद्वीपीय भारत है, इनके भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने के कारण आपके जो टेथिस सागर था उसमें वलन पड़े और टेथिस सागर में वलन पड़ने के कारण आल्पस हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो वलित पर्वतों के बारे में इन्होंने एक तो रॉकीज और एंडीज पर्वत, दूसरा आल्पस हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं हम वलित पर्वतों की उत्पत्ति। वलित पर्वतों की उत्पत्ति। ठीक है, वलित पर्वतों की उत्पत्ति को वैगनर किस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं।
इनके अनुसार, किनके अनुसार? वैगनर के अनुसार। इनके अनुसार जब दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सीमा के द्वारा, सीमा क्या है? परत है, सियाल सीमा नहीं पे, तो सीमा के द्वारा बाधा उत्पन्न करने के कारण महाद्वीपों के यानी दोनों अमेरिका महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर किनारों पर वलन पड़े, जिससे रॉकेज व एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये तो कहा था इन्होंने रॉकीज और एंडीज पर्वतों के निर्माण के संबंध में। इसी प्रकार बता रहे हैं, इसी प्रकार यूरोप, प्रायद्वीपीय भारत, तथा एशिया के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण टैथिज सागर में वलन पड़ा, जिससे आल्प्स हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो ये है वलित पर्वतों के बारे में। देखिए, यदि डायग्राम से हम देखें तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का भाग, ठीक है,
उत्तरी अमेरिका का भाग ये था और दक्षिणी अमेरिका ये था। अफ्रीका इस समय, इससे पहले स्थिति में अफ्रीका इसके पास टच था। अफ्रीका की स्थिति यदि हम देखें तो यूरोप यहाँ पर था। अब ये कह रहा है कि जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुए थे, ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुए, पश्चिम की तरफ जब प्रवाहित हुए तो सीमा कहाँ है, सियाल के नीचे की परत है, उसके द्वारा बाधा उत्पन्न की गई। बाधा उत्पन्न करने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे, इन दोनों किनारों पर वलन पड़े, जिससे उत्तरी अमेरिका में तो रॉकीज पर्वत और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये रॉकीज और एंडीज का निर्माण इस प्रकार से हुआ था। अब ये बता रहा है कि यूरोप है, प्रायद्वीपीय भारत है इससे लगता हुआ, और एशिया है, यूरेशिया पूरा का पूरा, यूरोप और एशिया का भाग। ठीक है, ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हुए, यूरोप उत्तर की तरफ गया, यूरेशिया उत्तर की तरफ गया, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ खिसके। तो इनके खिसकने के कारण देखिए क्या हुआ, पहले क्या था, लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में, ये लारेशिया का भाग था, लारेशिया, और ये गोंडवाना लैंड थे। पेंजिया के दो भाग हुए, लारेशिया और गोंडवाना लैंड। बीच का भाग किस में परिणित हो गया, टैथिस सागर के रूप में परिणित हो गया। तो इस जब गोंडवाना लैंड के ये भूखंड थे, प्रायद्वीपीय भारत है, यूरेशिया का भाग है, जब ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ तो ये टैथिस सागर है, इसमें वलन पड़ा, और वलन पड़ने के कारण आल्पस हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो ये बताते हैं इस प्रकार से वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब इसकी आलोचना हुई, क्योंकि एक तरफ वैगनर ने कहा था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, दूसरी तरफ सीमा के द्वारा बाधा उत्पन्न की गई। तो इसके आधार पर, आरंभिक मत के आधार पर वैगनर की आलोचना है वो भी की गई, वो भी विरोधाभासी मत है। ठीक है, तो वैगनर के आरंभिक मत के अनुसार यहां इनकी आलोचना हुई कि सीमा द्वारा बाधा किस प्रकार की गई, किस प्रकार व क्यों हुई, जबकि पहले तो इन्होंने बता दिया कि सियाल उस सीमा पर तैर रहा है। तो इस आधार पर इन्होंने वलित पर्वतों के निर्माण को बताया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रीय द्वीपचापों की उत्पत्ति। यहां पर यूरोप में है आपका आल्पस पर्वत, तो ये आल्पस और ये हिमालय। ठीक है, आल्पस हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसी में अगला बिंदु है आपका समुद्रीय द्वीपीय चाप की उत्पत्ति।
समुद्री द्वीपीय या समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। समुद्री पीय, ठीक है। तो समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी? वैगनर ने माना था कि समुद्र द्वीपीय चाप और तोरण, तोरण का मतलब आर्क के आधार पर एक वलय के आधार में जो इनका निर्माण हुआ है, जैसे एशिया महाद्वीप के पूर्व में, और आपका जिसको पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, एक पश्चिमी द्वीप समूह जो कि अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, उत्तरी अमेरिका के आपके अटलांटिक महासागर है, मध्यवर्ती अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो समुद्र द्वीपीय चाप और तोरण की उत्पत्ति का कारण माना कि इनकी उत्पत्ति इस कारण से हो गई थी कि महाद्वीपों की गति है उसमें कमी आ गई थी, शिथिलता या कमी का आना माना। इन्होंने माना कि जब एशिया है, एशिया का स्थलीय भाग है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था। एशिया का पश्चिमी भाग, एशिया का भाग जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो पूर्व का भाग इसका साथ नहीं दे पाया, ठीक है, पूर्वी भाग, और ये द्वीपचाप के रूप में वहीं पर रह गया, ठीक है। तो ये तो इसको इसके या पीछे छूट गया कहने का मतलब है कि जब एशिया पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो एशिया का पूर्वी भाग इसके साथ नहीं दे पाया और ये पीछे छूट गया, जिससे पूर्वी द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई। अब ये पश्चिमी द्वीप समूह के बारे में बताते हैं कि जब दोनों अमेरिका है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो पश्चिम की ओर जब प्रवाहित हो रहे थे तो इनका कुछ भाग है वो पीछे छूट गया, जिससे कि आपके पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने समुद्री द्वीपीय चाप की या समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति बताई थी। समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। इन्होंने माना, किन्होंने? वैगनर ने। इन्होंने माना कि जब एशिया, ठीक है, एशिया का भाग है वो भी थोड़ा पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुआ था, जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो पूर्वी भाग इसका साथ न दे पाया, यानी कि वो पश्चिम की तरफ न प्रवाहित हुआ। पूर्व के भाग ने इसका साथ नहीं दिया, किसके? पश्चिम के भाग का। तो साथ नहीं देने के कारण आपके पूर्वी द्वीप समूह यानी फिलीपाइंस है, इसके अलावा जापान है, क्यूराइल है, आदि द्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। या पीछे छूट गया।
जिससे फिलिपाइन, जापान व क्यूराइल द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इनको पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं, पूर्वी द्वीप समूह। ठीक है, इसी प्रकार जब दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो इनका कुछ भाग पीछे छूट गया, जिससे पश्चिमी द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई। इसके अंतर्गत आपका क्यूबा है, जमैका है, वेस्ट इंडीज है, इन द्वीपों का निर्माण हुआ था। पश्चिमी द्वीप समूह, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, ठीक है, आदि। तो ये था समुद्र द्वीपीय चापों की उत्पत्ति के बारे में वैगनर का मत, कि जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो पूर्व का भाग उसका साथ नहीं दे पाया, जिससे कि कुछ भाग पीछे छूट गया, जिससे कि पूर्वी द्वीप समूह फिलिपाइन, क्यूराइल, जापान आदि का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो दोनों अमेरिका जब पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे तो उनका कुछ भाग पूर्व की तरफ पीछे छूट गया, जिससे कि पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ, जिसमें क्यूबा है, वेस्ट इंडीज है, जमैका है आदि द्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो ये है समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति। अगला है इसमें कार्बोनिफेरस हिमानीकरण। देखिए, कार्बोनिफेरस हिमानीकरण को भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर, कि किस प्रकार से कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों के विभिन्न भागों पर हिमानीकरण हुआ और हिमानीकरण के कारण उनमें जो हिमानी गोलाश्म में वो पाए जाते हैं, जबकि वर्तमान की स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। वहाँ की जलवायु है वो अलग प्रकार की है, जिससे कि ऐसी संभावना नहीं लगती। तो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण को भी इन्होंने अपने विस्थापन सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण
देखिए, वैगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस जो युग था उसमें दक्षिणी गोलार्ध में हिमानीकरण हुआ था। ठीक है, इस हिमानीकरण के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो फॉकलैंड है, दक्षिण अफ्रीका का कारू प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है, उसमें हिम का बड़े पैमाने पर प्रसार हो गया, जिससे कि इन सभी जगहों पर एक साथ ग्लासोपटेरिस वनस्पति है वो पाई जाती है, या उसका वितरण है वो पाया जाता है। इन्होंने, किसने, वैगनर ने कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में बड़े पैमाने पर हुए हिमानीकरण पर प्रकाश डाला। कि भाई कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी गोलार्ध में बड़े पैमाने पर हिमानीकरण का प्रसार हुआ था। इसके कारण, इस हिमानीकरण के कारण, इसके कारण प्रायद्वीपीय भारत, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका का कारू प्रदेश, दक्षिणी अफ्रीका का कारू प्रदेश, ठीक है, अंटार्कटिका, व ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर हिम का प्रसार हुआ। ठीक है, हिमानीकरण हो गया तो सब जगह बर्फ ही बर्फ, स्नो कवर्ड एरिया है वो हो गया था, जिससे इन सभी जगहों पर एक साथ ग्लासोपटेरिस वनस्पति का वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो वैगनर ने कार्बोनिफेरस हिमानीकरण है उसके ऊपर भी प्रकाश डाला कि कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी गोलार्ध पर बड़े पैमाने पर हिम का हिमानीकरण हो गया, हिम का प्रसार हो गया, जिससे इन सभी प्रदेशों में प्रायद्वीपीय भारत है, फॉकलैंड है, दक्षिणी अफ्रीका है, कारू प्रदेश उसका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, वो बड़े पैमाने पर हिम का विस्तार हो गया, जिसके कारण इन सभी जगहों पर एक साथ ग्लासोपटेरिस वनस्पति है वो पाई जाती है। और ये वनस्पति, इसके कारण बाद में जो कार्बनीकरण या कार्बोनिफेरिसकरण कोयला है वो मिलता है।
तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इसी को तो समझाया था कि अंटार्कटिका है, वर्तमान में वहाँ पर स्नो कवर्ड एरिया है, लेकिन वहाँ की जो चट्टानें हैं या भूमि है उसके आंतरिक भाग में कोयले की परतें पाई जाती है। तो इसका कारण क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में हिमानी गोलाश्म पाए जाते हैं, इसके कारण क्या है? जबकि वर्तमान में यहाँ पर विपरीत जलवायु है। तो इसके लिए इन्होंने माना कि कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण हुआ था, उस हिमानीकरण के कारण इन सभी भागों पर हिम का प्रसार हो गया। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, फॉकलैंड है, अफ्रीका का कारू प्रदेश है, और इस हिमानीकरण के कारण इन सभी पर ग्लासोपटेरिस वनस्पति है वो पाई जाती है। धन्यवाद आपको। आ जाओ जी करिए।